जो सीएम सिक्योरिटी में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक दिन ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोला कि सीएम साहब को बोलो थोड़ा आराम कर लिया करें, हमारी भी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है। तो अभी सोचिए, जो इतनी कड़ी ट्रेनिंग करके आए हैं, उनको भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी मेहनत से दिखा दिया कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, रात के 2, 12, 1, 2 बहुत नॉर्मल बात है, 1:30 बजे तो जनता से मिलते हैं वो। दरवाजे खोल दिए आपने घर के, संत कुटीर के दरवाजे खुल गए, कोई कभी भी आ सकता है, कभी भी मिल सकता है। और सुनिए एक सबसे बड़ी बात, नॉर्मली क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा कि राजा से मिलना है तो 12 घंटा लगा होता था, लोग घंटा बजाते थे तो राजा बाहर आते थे। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो अंदर बैठ के बोलते हैं बाहर कोई मिलने वाला तो नहीं है। नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में हमारे साथ हैं हरियाणा के सीएम के मीडिया सलाहकार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी। आप लोग इनको आए दिन टीवी चैनलों पर देखते हैं, सरकार की बात बड़ी मजबूती से रखते हैं, लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न रहते हैं हमेशा। और फरीदाबाद, हरियाणा की राजनीति, यहाँ की अफसरशाही, आपसी गुटबाजी, कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं रहती हैं। इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे राजीव जेटली जी से। जेटली जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। जेटली जी, हरियाणा के लोग जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महसूस करते हैं यहाँ पर अफसरशाही बहुत हावी है। ना वो विधायकों की सुनते हैं, ना मंत्रियों की सुनते हैं, और जनता तो बेचारी धक्के खाती रहती है, परेशान होती रहती है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे नहीं लगता किसी मंत्री ने या विधायक ने आपसे शिकायत की होगी कि मेरी अधिकारी नहीं सुनते हैं। जेटली जी, आपने कहा कोई मंत्री ने शिकायत नहीं की होगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जो सबसे नंबर 1 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के बाद, कई बार उनकी अफसरों के साथ तलखी बड़ी खुलकर के सामने आई है। और आज हरियाणा में फरीदाबाद से राजेश नागर विधायक भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। पिछली सरकार में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक जनसभा करवाई थी मुख्यमंत्री की अपने विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने बड़े खुलकर कहा था, सीएम साहब ये अफसर काम नहीं करते, ऐसे अफसरों को आप अपने साथ चंडीगढ़ ले जाओ। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल। तो आप कह रहे हो कोई विधायक, किसी मंत्री ने शिकायत नहीं की, उन्होंने तो पब्लिक मंच पर उन्होंने कहा। बिल्कुल कहा था। और अभी पिछले दिनों एक बैठक हुई ई दिशा की, वहां पर फरीदाबाद के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अफसरों को धारते हुए कहा कि तुम करोड़ों रुपया खा गए, जनता का पैसा है, तुम्हारे बच्चों को कीड़े पड़ेंगे। तो वो भी उन्होंने तब कहा जब अफसर उनकी नहीं सुन रहे और पैसा डकारते जा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे मंत्रियों के और विधायकों के पास कलम की ताकत होती है, और उस कलम की ताकत को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा अधिकारी है जो आपके किसी भी आदेश की अवहेलना कर दे। कहीं कोई भ्रष्टाचार नज़र आता है तो नो डाउट हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसकी इंक्वायरी खोल सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और हमारे जो पावर्स है वो जनता द्वारा दी गई है हमारे को। जब भी हमें ऐसा कोई संदेह होता है, मान लीजिए मैं आज किसी पद पर बैठा हूँ, मेरे पास जितने भी अधिकार होंगे मेरे से रिलेटेड, अगर मैं उन अधिकारों का उपयोग करूँ तो मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ, और मेरे पास वो ताकत है। तो वो ये एक अलग बात है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि हमें जो अपने कार्य करने हैं वो साइलेंटली करने हैं, वो संजीदा होकर करने हैं, उसके अंदर ये इंश्योर करना है कि वो डिलीवर हो। और वो डिलीवर तब होते हैं जब हम अपने कार्यों को अंजाम अपने स्तर पर अपनी कलम की ताकत से देते हैं। तो हम अपनी कलम की ताकत को अगर इस्तेमाल करते हैं, देखिए राजेश नागर जी बड़े मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत सीधे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साफ दिल के आदमी हैं। जैसा आपने बताया कि मनोहर लाल जी के वक्त मैं भी उस मंच पर था, तो उन्होंने कहा कि ये अधिकारी सुनते नहीं हैं और इनको आप अपने साथ लेकर के चले जाइए। हाँ, उन्होंने यही कहा। बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ उसके बाद, बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ उसके बाद। और आज ये हालात हैं, किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर वो अधिकारी, देखिए दो बातें अलग अलग हैं। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं अधिकारी पूरी नहीं कर रहा है, जो विद इन द नॉर्म्स नहीं आते हैं, तो उसमें अधिकारी की गलती नहीं है। लेकिन कोई जनहित का कार्य अधिकारी उसकी अनदेखी कर रहा है, तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री तो बख्शते नहीं आजकल, किसी भी अधिकारी को, किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसके सबूत आपके सामने हैं। जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है।
उसके खिलाफ, उसके अलावा कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अगर उनके पास जाता है, कभी ये कहता हुआ नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुख्यमंत्री जी उस बात को उसी वक्त पे फिक्स करते हैं, किस अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई। इनफैक्ट अब तो ये भी बोला गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जनहित कार्यों के अंदर कोई बाधा पैदा हो रही है, तो आपको लगता है कि कोई बेहतर अधिकारी है, तो आप उसका सुझाव दीजिए। वो सुझाव भी देखिए, आजकल बात बेहतर अधिकारी और सुझाव की नहीं है, बात यह है कि अफसरशाही जिस कदर हावी है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी वो दंदनाती हुई एसडीएम के ऑफिस में गई। उन्होंने कहा तुम्हारे को मैंने कितने फ़ोन कर दिए, तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। और अभी 10 दिन पहले भड़कल के विधायक धनेश अदलखा ने एक बैठक की जिसमें पार्षद भी शामिल थे। एक पार्षद फूट फूट कर रोया। उसने कहा जी मेरे तो जेई और एसडीओ तक मेरा फ़ोन नहीं उठाते। हालांकि दुर्भाग्य ये रहा, विधायक ने उस पार्षद को ही गधा कह करके चुप करा दिया कि तुम गधे हो। लेकिन फूट फूट कर रोना एक जेई ना और एसडीओ तक फोन एक उठा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा 2014 में एक बात कही थी कि हमें छिपाई और दिखाई से बचना है। तो मैं तो इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि जो हमारी बंद कमरे की मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम अधिकारियों के साथ संवाद करते हैं, कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है, कई बार हमें झाड़ना भी पड़ता है, कई बार वो ठीक भी होते हैं, तो उन बातों को सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक किया जाए। उससे इस तरीके के प्रश्न उठते हैं जैसे आज आप उठा रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये है कि ये डिस्प्यूट है, ये कहीं पर भी होता है। ये किसी आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, आप पत्रकारिता की फील्ड में हैं, अगर आपको एडिटर ने आपसे बात करनी है तो वो कैमरा लगा के बात नहीं करेगा ना आपसे, वो तो आपसे बात करेगा। जो भी उसको आपसे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, उसको फिक्स करेगा और उसके बाद आप अपने काम पर लग जाएंगे। मैं इस बात का पक्षधर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बड़े क्लियर संदेश थे। उन्हें मालूम था कि राजनीति के अंदर क्या होता है। उन्होंने कहा दिल्ली जब आप आएंगे ना, तब कैबिनेट मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये कैमरे वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे, ये आपके मुंह में माइक डालेंगे और ये आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो आपका अधिकार है और आपको करना भी चाहिए। तो मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास एक ताकत है। हम इलेक्टोरल मोड से चुन करके आए हैं, चाहे नॉमिनेट होकर के आए हैं, चाहे हमें कहीं और पद दिया गया है। हम जितनी ताकत रखते हैं हमें अपनी ताकत का यूटिलाइज़ करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों के वाहक के रूप में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि डिलीवरी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगी और उसके सार्थक परिणाम भी निकलेंगे। ये जो आपने कहा कि किरण चौधरी जी गई एसडीएम के पास, तो क्यों गई, कैसे गई? क्योंकि वो एसडीएम का हमारे, आप थोड़ी एक समझिएगा एक बात को, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर एक स्तर पे आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो उसको आप दूसरे स्तर पर लेकर के जाते हैं, दूसरे स्तर पर भी नहीं सुनी जा रही तो तीसरे स्तर पर लेकर जाते हैं। देखिए, मैं अगर किसी एसडीएम से या एसडीओ से बात करूंगा और वो मेरी बात नहीं सुन रहा तो मेरे को मालूम है कि मेरा कौन सा मंच है, मुझे कहाँ जा करके उसकी शिकायत करनी है। इससे ज़्यादा कि मैं उससे बहस करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने जितने क्लियर संदेश हमें दिए हैं, अगर हम उन संदेशों की पालना करते हुए अपने कार्यों को अंजाम तक पहुँचाएंगे तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और ये बात पे ठीक है, कई बार हमारा कोई अधिकारी ऐसा होता है उनकी बात नहीं सुन रहा होगा तो उनका गुस्सा चरम पर होगा, उस चरम पे जो गुस्सा था उसको निकालने के लिए उन्हें वहाँ जाना पड़े और शायद किसी ने कैप्चर कर ली हो वो बात, शायद किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो या कोई इस तरीके की कोई बात हो गई हो। जबकि मुझे लगता है ये मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ और इसलिए व्यक्तिगत तौर पे इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ। हम सबका फर्ज बनता है कि हम उन्हीं विचारों के साथ चलें जो देश के प्रधानमंत्री जी हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आज सांसद भी हैं, विधायक भी और मंत्री भी हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ऑरा है, उनकी मेहनत, उनकी डिलीवरी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से 24-24 घंटे जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे विधायकों और मंत्रियों का और हमारे कार्यकर्ताओं का रास्ता साफ कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, क्योंकि सारा लोड उन्होंने अपने कंधों के ऊपर ले लिया है। तो जब वो अपना कार्य कर रहे हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी अपने अपने कार्य बेहतर तरीके से डिलीवर करके दिखाएं। देखिए, आपने कहा नायब सिंह सैनी जी ने सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। प्रदेश के पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल, जनता की सुनवाई खूब होती है वहाँ पर, जनता को वो सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। लेकिन ये बड़ी चर्चा है कि कोई भी बड़ा फैसला पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की अनुमति के बिना नहीं लेते। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है तो पहले वो मनोहर लाल जी की अनुमति लेते हैं, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल
अब मुझे ऐसा लगता है ये भी एक नैरेटिव मीडिया द्वारा गढ़ा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हर फैसला माननीय मनोहर लाल जी से पूछ करके लेते हैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 1% की सच्चाई नहीं। मैं इसकी एक वजह बताता हूँ आपको। 540 गीगावाट, गीगावाट समझते हैं ना? जी जी जी। 540 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस देश की है बिजली की। और ये वो देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है बिजली पैदा करने वाला। और यही वो देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो बिजली को कंज्यूम करता है। अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें 4900 लोकल बॉडीज आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, बाकी सब चीज़ें। उसके अलावा वो योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, वो अमृत योजना हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना हो, स्मार्ट सिटी की योजना तक हो, उसका लाभ पहुंच सके है, जो ताकि वो पूरा का पूरा देश अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो इन 2 डिपार्टमेंट और 2 मंत्रालयों के ऊपर टिका है। जब हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ये 2 मंत्रालयों को हेड कर रहे हैं, मतलब ये रुकते ही देश रुकने वाला है, प्रगति रुकने वाली है, हाहाकार मच सकता है। इन दोनों मंत्रालयों को एक साथ संभालेगा जो व्यक्ति, क्या उन्हें एक छोटे से प्रदेश में जाने की ज़रूरत है? ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो बनाई जाती हैं कि उनसे पूछा जाता है। नायब सिंह सैनी जी अपने सारे निर्णय खुद लेते हैं, पूरे अधिकार उनके पास हैं, 24 घंटे लेते हैं। ये 12 घंटे वाले और 8 घंटे वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये 24 घंटे वाले मुख्यमंत्री हैं। अधिकारियों के साथ बीच जो आम चर्चा रहती है, मैं उस चर्चा की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को जो फील होता है, लोगों को जो एक फील होता है, एक संदेश जाता है। लोगों को तो पता ही नहीं है किस लोग ने जाकर देखा। भाई मैं तो पूछता हूँ कौन से लोग हैं, बताइए कौन सा ऐसा निर्णय था जो पूछ करके लिया गया हो, कौन सा? हाँ, सम्मान करते हैं, कोई बड़ा निर्णय होता होगा, जरूर उनके साथ ये संवाद होता होगा कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए। ये बात अगर कोई केंद्रीय मंत्री होते हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से जाकर भी पूछते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी से भी जाकर के पूछते हैं, भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए, ये ऐसा ही बेहतर रहेगा, इससे और बेहतर भी हो सकता है। ऐसा तो सुझाव आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। हो सकता है उन सुझावों को अगर इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि उनके बिना चलते ही नहीं, तो ये बहुत गलत मुझे लगता है। इट इज़ ऑल नैरेटिव जो नीचे लेवल पे गढ़ा जाता है। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। जनता आपकी बात से कितनी सहमत होगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जनता आपकी बात से सहमत होगी। अगर मैं आपका काम करूंगा तो मेरी बात से सहमत हो जाएगी। जब आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया के आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हाँ, तो मैं तो आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जब आप अपनी बात रखेंगे जनता के सामने, अब जो बात आप जनता को बताएंगे, देखिए मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब यही है कि जो आप बोलेंगे वही सच है। अब आप सच बोलेंगे तो सच पहुंचेगा। जेटली जी, पिछले कुछ दिनों से चर्चा बड़ी गरमाई हुई है कि मुख्यमंत्री हरियाणा के बदले जा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं, ये जिम्मेवारी उन्हें दी जा सकती है। ये भी सब मैंने आपको बताया। कल हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं संजय भाटिया जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से खुद कुछ मीडिया वालों ने जाकर के माइक रख दिया उनके सामने। भाई इस तरीके, मतलब उनको ऐसे लगा कि इसका जवाब देना भी नहीं बनता, उसका जवाब भी नहीं बनता। मतलब सोचना तो बहुत दूर की बात है, जवाब भी नहीं बनता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नायब सिंह सैनी इस देश के अंदर, देखिए मैं बहुत सारे चुनावों में काम करा। मैं मेघालय में रहा चुनावों के दौरान, मैं वेस्ट बंगाल में रहा चुनावों के दौरान, मैं हिमाचल में रहा, मैं उत्तराखंड रहा, मैं केरल रहा। मुझे बहुत सारे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला है। मैंने नायब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री नहीं देखे। गृह मंत्री जी ने पंचकुला में इस बात को बोला आकर के, भैया एनर्जी कहाँ से लाते हैं, इतनी देर तक कार्य करने की क्षमता कैसे है इनके पास? इससे बड़ी कोई तारीफ आपको चाहिए थी? और अगर जो देश के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री तारीफ कर रहे हैं, देश की केंद्रीय लीडरशिप तारीफ कर रही है, उसके बाद ये प्रश्न ही नहीं उठते कहीं से भी। जेटली जी, फरीदाबाद में आप अपने गृह जिले को ले लीजिए, पर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ उनके विधायक धनेश अदलखा, सतीश फागना, ये उनका अपना एक गुट है। और दूसरे गुट में विपुल गोयल मंत्री राजेश नागर, मंत्री गौरव गौतम, इन लोगों का अपना एक गुट है। और ये बड़ा सार्वजनिक है, सबको पता है कि हाँ ये गुटबाजी है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे वो जनता हो। पिछले दिनों
केंद्रीय मंत्री ने ये जो कहा कि आप लोगों को, अफसरों को डांटते हुए कहा कीड़े पड़ेंगे, आप लोग भ्रष्टाचार मचा रहे हो, पैसा खा रहे हो, वो भी उसी का हिस्सा माना जा रहा था कि भी वो गुटबाजी का हिस्सा है। फिर जवाब में मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हाँ, मामलों की जांच होगी, जो है पिछले 10 साल में क्या भ्रष्टाचार हुआ, कौन कौन उसमें लिप्त है। सिर्फ ये नहीं कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, वो काम रुकवाने में लगे रहते हैं। तो वो माना जा रहा है कि उसके जवाब में उन्होंने ये कहा। और गुटबाजी का आलम यह है कि 1.5 साल होने जा रहा है, नगर निगम के चुनाव हुए, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव नहीं हो पाया, फाइनेंस कमेटी में 2 सदस्य बना दिए गए और वो दोनों सदस्य विपुल गोयल के समर्थक हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्णपाल गुर्जर और उनके विधायक धनेश अदलखा के विरोधी माने जाते हैं। उनको फाइनेंस कमेटी में मेंबर बना दिया गया। तो ये गुटबाजी जो है सार्वजनिक रूप से बड़ी खुली नजर आ रही है। हमारा तो एक ही गुट है और वो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये आपका गुट हो सकता है, एक हो। इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारा एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। उस गुट से बाहर निकलते ही हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा बात को सुनिएगा, समझिएगा भी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे किसी पद पर बिठाती है तो मेरा हैसियत है, मेरी औकात है, मैं जनता में पहचाना जाता हूँ। जनता का लाइकिंग और डिसलाइकिंग मेरे कामों के ऊपर निर्धारित होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ही गुट है। अंतिम उद्देश्य सबका हर उस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। उस गुट के अंदर अगर किसी का मतभेद है किसी बात को लेकर के और वो उसको रख रहे हैं तो उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपसे ज़्यादा बेहतर काम करना चाहता हूँ। कोई दूसरा सोचता होगा कि मैं आपसे ज़्यादा बेहतर काम करना चाहता हूँ, लेकिन इवेंचुअली जो रिज़ल्ट है वो हमारी केंद्रीय टीम देखती है, अंत में देखती है कि किसके क्या रिजल्ट रहे हैं, किसने किस तरीके के कार्य किए हैं, और उनके कार्यों के आधार पर भविष्य की राजनीति उनकी डिसाइड की जाती है। तो आप जो कह रहे हैं कि गुटबाजी है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, उस मतभेदों को भी एक मंच पर पहुंचाया जाता है, उस मंच पे उसके निर्णय भी होते हैं और वो निर्णयों का ही नतीजा है जो आपके सामने आज, चाहे हमारे दो मेंबर हैं फाइनेंस कमेटी के, चाहे भविष्य के अंदर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर जब भी बने, क्योंकि हमारी ऑलरेडी मेयर हैं हमारे यहाँ पर, हमारे अधिकारी हैं। अब तो हमारे पास मंत्री भी यूएलबी जो है वो फरीदाबाद से ही आते हैं। तो बहुत बड़ी हमारी मजबूत टीम है जो फरीदाबाद में पूरे हरियाणा के लिए काम कर रही है। तो वो गुटबाजी अगर कोई ऐसी आपको लगती है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी तो एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, इस गुटबाजी का ही एक परिणाम माना जाता है कि पिछली सरकार में आप मीडिया एडवाइज़र थे जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही सरकार बदली, चुनाव हुए और उसके बाद जो है गुटबाजी का ही असर रहा, तो आपके नाम के जो एरो बोर्ड लगे हुए थे वो तक उखाड़ दिए गए। नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसा मुझे तो कहीं समझ नहीं आया। पहले राजीव जेटली के नाम के बोर्ड सड़कों पर लगे हुए थे और दिशा निर्देश देते थे, वो दिखाते थे कि कहाँ आपके घर की तरफ जाते हुए वो एरो बोर्ड थे। सभी विधायकों के भी लगे हुए हैं, पार्षदों के भी लगे हुए हैं, मेयर के भी लगे हुए हैं, आपका भी लगा हुआ था, लेकिन वो नहीं, वो हो सकता है कि किसी ने गलती से, क्योंकि विकास कार्य चल रहे थे तो गलती से उन्होंने उतार दिया होगा। जेसीबी से जो लोग आते हैं उन्हें नहीं पता ये किसका, मंत्री का है कि विधायक का है कि सांसद का, वो तो बोर्ड जो आता है उसको तोड़ देते हैं, तो टूट गए होंगे। कोई बहुत बड़ी सब्जेक्ट नहीं, इसको गुटबाजी में बहुत इतना छोटा सा सब्जेक्ट है। मतलब जैसे बोर्ड से कोई राजनीति होती है क्या? बोर्ड से किसी आदमी का ना व्यक्तित्व बनने वाला है, ना उसका कैरेक्टर बनने वाला है, ना उसका अस्तित्व बनने वाला है। आपकी बड़ी सोच और आपका बड़ा व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन जनता में एक मैसेज गया कि ये गुटबाजी का परिणाम है, गुटबाजी की वजह से उखाड़े गए वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी ने उतार दिए होंगे, वो वैसे अननेसेसरी उसको इस दिशा में लिखे गए। जेटली जी, आजकल लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है कि भारत की नागरिकता तक लेके, कि भारत के नागरिक वो हैं कि नहीं है, उसको लेकर के वो कैसे प्रमाणित करें कि वो भारत के नागरिक हैं। जिन लोगों के पास पासपोर्ट है, उन्होंने कहा हमारे पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी विदेशी का पासपोर्ट भारत सरकार बना दे। लेकिन सरकार ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमने नागरिकता को बेहतर सुनिश्चित करने के लिए
मल्टीपल पैरामीटर्स अपनाए। ये भी आपको पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट बने इस देश में, हमसे पहले ही, हमारी सरकार से पहले बने, जो बाद में अवैध नज़र आए, फेक नज़र आए, लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिया उसके ऊपर। तो कई ऐसे भी लोग निकले जो स्पाई निकले, एजेंट निकले दूसरे देशों के, उनके पास भी पासपोर्ट थे। तो ये सुनिश्चित करना कि जो भारत का नागरिक है उसी को ही वैलिड माना जाए, बाकी लोगों को उससे बाहर कर दिया जाए, उसके ऊपर सरकार बड़ी गंभीरता से मंथन कर रही है। इसीलिए वो सुनिश्चित करना चाहती है कि वो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से 100% प्रूव हो जाए कि यही भारत का नागरिक है, और अवैध रूप से जो डॉक्यूमेंट बनते थे उनका खात्मा कर दिया जाए। तो जेटली जी, जनता ये जानना चाहती है ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे ये माना जाए कि वो भारत के नागरिक हैं? मल्टीपल डॉक्यूमेंट हैं, और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि सरकार इस पर वर्किंग कर रही है, इसके ऊपर कार्य कर रही है, क्योंकि हमारी इतनी सारी योजनाएं हैं जो गरीब व्यक्ति तक पहुंचती हैं। हमारे अधिकारों को कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे अधिकारों को खा रहा हो तो उसको भी रोकने का कार्य इसी माध्यम से ही होगा। इस पर बहुत इंटेलिजेंट वर्किंग हो रही है। मैं अभी पब्लिक डोमेन में आपसे नहीं शेयर कर सकता। तो यानी अभी तक इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे लोग ये कह सकें कि वो भारत के नागरिक हैं? नवीन दामीजा जी के पास जब वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा उस दिन मैं बोलूंगा कि ये वो डॉक्यूमेंट था। और मैं बता रहा हूँ, या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता या आरएसएस की सदस्यता लेना ही वो इस बात का प्रमाण होगा कि वो देश के नागरिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए, संघ की सदस्यता नहीं होती है, वो हमारी एक अलग उसका प्रक्रिया है। तो मैं एक सी बात कह रहा हूँ कि ये सुनिश्चित करना कि आपके अधिकारों को कोई और ना मार के ले जाए, उस बात के लिए सरकार चिंतित है और सरकार उसके ऊपर कार्य कर रही है। आज मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कल आप मुझे बोलेंगे यही बात थी। अगर यही बात थी तो आपने क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि ये बात आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। जेटली जी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा नारा दिया था राम के नाम का कि राम को लेकर आएंगे। फिर नारा दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। तो एक बड़ा नारा फेमस हुआ, राम नाम की लूट है। अब उस राम नाम के नाम पर लूट हुई, सारे देश में चर्चा है, करोड़ों लोगों की आस्थाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, राम से जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर एक बड़ी लूट, और वो लूट और कोई नहीं माना जा रहा है कि जो अयोध्या के जो ट्रस्टी बने उन्होंने की है, चाहे वो नकदी की हो, चाहे वो सोने चांदी की हो, और लोगों की आस्थाओं के साथ खेला गया, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। आज लोग अपने को लूटा महसूस कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे जो ट्रस्ट में जो बहुत छोटे स्तर के कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन जो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई तो सबके खिलाफ हो रही है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हम सब लोग, मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में, हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट हो। जो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं वो दोबारा इस तरीके की कोई भी व्यक्ति उसके अंदर ना बैठ पाए। और हमारी पूरी लीडरशिप ने इस बात को रखा है कि लेट दैट रिजल्ट कम। वो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ किस चीज़ की कमी रही, कौन लोग इसमें संलिप्त थे, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कार्रवाई अभी चल रही है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन टीम इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ना मैं उनसे पूछ सकता हूँ, ना वो मुझे बताने वाले। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें भी वेट करना। लेकिन आपने जो बात बोली कि जो उसके अंदर जो भी हुआ मंदिर के अंदर, वो गलत है, ये पूरी पार्टी ने स्वीकार कर लिया हमारी, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात भी हमारी पूरी पार्टी ही कह रही है। चलिए, ये थे जनता के मुद्दे जो जनता के जहन में उठते हैं, रोज आए दिन लोगों के जहन में आते हैं। और राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा हैं, वो पद पर हैं जो इसमें वो अपनी सरकार और अपनी पार्टी की बात को मजबूती से रखते हैं। लेकिन जनता क्या महसूस करती है, जनता हमें मैसेज के सहारे बताएगी। अपने ये पॉडकास्ट देखने के बाद उन्हें कौन सी बात से वो सहमत हैं, कौन सी बात उन्हें सही लगी, या वो उनके जहन में कुछ और प्रश्न उठ रहे हैं। जेटली जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।